इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चैप्टर 2 के बारे में और ये बताएगा इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 के बीच में एक ओवरव्यू, इसका एक मोटा मोटी एक ओवरव्यू कि इंडियन इकोनॉमी कैसे था 1950 से लेकर के 1990 के बीच में। तो इस चैप्टर में जब हम लोग घुसेंगे, जब हम लोग इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में, तो हम लोग जानेंगे कि मार्केट फोर्सेस क्या होता है, कैपिटलिस्ट सिस्टम क्या होता है, सोशलिस्ट सिस्टम क्या होता है, फिर हम लोग जानेंगे मिक्स्ड इकोनॉमीज़ क्या होता है, फिर हम लोग 5 ईयर प्लान के बारे में जानेंगे, फिर डिस्कस करेंगे प्लान क्या होता है, 5 ईयर प्लान का मेन काम क्या क्या था और सर्विस सेक्टर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, ये सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, लैंड सीलिंग के बारे में जानेंगे। तो ये सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो अपने अपने कुर्सी की पेटियाँ बांध लीजिए और ये चैप्टर को अच्छे से समझिए। अगर आपने पढ़ लिया है पहले तो बहुत अच्छी बात है, आप वीडियो को अच्छे तरीके से देख लो, और अगर नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप जा कर के एक बार पढ़ लेना, दोनों में आपको हेल्पफुल होने वाला है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगा कि इंडिया का जो 5 ईयर प्लान बनता था उसका गोल क्या क्या था। 1950 से लेकर के 1990 तक जो डिफरेंट सेक्टर्स है, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया और आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, वो कैसे डेवलप किया। ठीक है, और यहाँ खास करके एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात होगा। और फिर हम लोग ये जानेंगे कि एक रेगुलेटेड इकोनॉमी में जिसपे कि गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, उसका मेरिट क्या क्या है, क्या क्या उसका फ़ायदा होता है और क्या क्या उसका लिमिटेशंस होता है, यानी कि क्या क्या उसका नेगेटिव साइड भी देखने को मिलता है। तो इस चैप्टर में ये सब चीज़ें बताया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको तो पता ही होगा कि पहले हम लोगों पे, इंडियंस पे, इंडिया पे ब्रिटिश रूल था, यानी कि ब्रिटिश वाले हमारे पे रूल करते थे, वो लोग पॉलिसी बनाते थे। लेकिन 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भारत में भारतीय लोगों का अपना सरकार बना, और उस टाइम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो उनके पास और उनकी कैबिनेट के पास, उनके मिनिस्टर्स के पास और लोगों के पास एक तरह का ये सिचुएशन था कि वो डिसाइड करे कि भारत का जो इकोनॉमिक सिस्टम होगा वो कैसा होगा। तो चूंकि उस टाइम पे जो हेड थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, और उनको सोशलिज्म ज़्यादा रास आया, कैपिटलिज्म कम रास आया, तो इसलिए वो सोशलिज्म के फेवर में थे। लेकिन सोशलिज्म अलग अलग तरीके का होता है। अब हम लोग जानेंगे सोशलिज्म क्या होता है, कैपिटलिस्ट सिस्टम क्या होता है और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है। उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम क्या होता है। कैपिटलिस्ट सिस्टम ये होता है कि जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बन रहा है, बहुत सारे जो लोग हैं वो इंडस्ट्री सेट कर रहे हैं, वहाँ पर मेनली जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है वो फ़ायदे के लिए होता है। ठीक है, अब कैपिटलिस्ट सिस्टम में जो मान लेते हैं कि एक बड़ा ऐसा इंडस्ट्री है यहाँ पे, ठीक है, ये मान लेते हैं 100 किलो अनाज जो है वो प्रोडक्शन किया, 100 लोग यहाँ पर हैं। ठीक है, अब किसी के पास 1,000, और ये जो अनाज है ये 1,000 रुपया किलो मिल रहा है। ठीक है, किसी के पास यहाँ पे 5,000 रुपया, किसी के पास 10,000 रुपया, कोई एकदम भूखा नंगा गरीब है। ठीक है, कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या होगा, जो लोग के पास 5,000 रुपया है वो 5 किलो अनाज लेगा, जिसके पास 1,000 है वो 1 किलो अनाज लेगा। लेकिन जिसके पास एकदम से पैसा नहीं है या फिर एकदम वो भूखा नंगा है तो उसको एक भी किलो अनाज नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार का जो सोसाइटी बनता है इसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी। अगर इसको इकोनॉमिक टर्म में बोले तो जिसके परचेजिंग पावर, मतलब जिसके पास जितना पावर है जो गुड्स है उसको खरीदने का, उसको उतना मिलेगा। जितना जिसके पास पैसा उतना वो इम्पॉर्टेंट, या उतना उसके पास ये पावर है कि वो जो है वो गुड्स को खरीद सके। जैसे मैंने बताया कि जो भूखा नंगा है उसको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी काम करता है। तो ये जो सिस्टम था ये जवाहरलाल नेहरू जी को पसंद नहीं आया। वो मेनली चाहते थे कि भारत में जो मेजोरिटी है वो उस टाइम पे, जैसे मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया कि जो भारत का जो मेजोरिटी है वो तो पुअर है, वो तो कमज़ोर है। ठीक है, उनके पास उतना पैसा नहीं है। तो इस प्रकार से अगर भारत में 100 लोग हैं तो 5 लोग के पास अगर खरीदने का चीज़ है तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि आप कार बनाओ, आप हेलीकॉप्टर बनाओ। लेकिन जो 90 लोग जिनको कि अनाज का ज़रूरत है वो तो पीछे रह जाएंगे। तो इस प्रकार का चीज़ जो है जवाहरलाल नेहरू जी को पसंद नहीं आया, और वो बोले कि नहीं यार, ये वाला सोसाइटी तो मेरे को नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। ठीक है, अब दूसरा टाइप का सोसाइटी होता है सोशलिस्ट सोसाइटी। इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़
जिसका प्रोडक्शन होगा वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अब गवर्नमेंट किसके द्वारा बनाया गया है? लोगों के द्वारा। गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि लोग को सब कुछ मिले, है ना? गवर्नमेंट चाहेगी कि लोगों के लिए जो रिसोर्सेज है वो लोगों को मिले। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि क्या चीज़ बनना चाहिए। अब मान लेते हैं वही सिस्टम में 100 लोग थे, ठीक है? अब यहाँ पर यहाँ पर इंडस्ट्री है, इस पे कंट्रोल किसका? गवर्नमेंट का। 100 लोगों को अगर चाहिए खाना, मेनली आटा, ठीक है? आटा अगर चाहिए तो गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई साहब आप आटा बना दो, ठीक है? अगर लोगों को चाहिए गेहूँ या फिर चावल, ठीक है? तो गवर्नमेंट बोलेगी कि आप भाई साहब चावल बनाओ। अगर लोगों को चाहिए कार तो गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई साहब आप कार बना दो, ठीक है? इस प्रकार से उसके बाद गवर्नमेंट ही डिसाइड करते हैं कि ये जो चीज़ बना ये लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको शायद समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है कैपिटलिस्ट सिस्टम में और सोशलिस्ट सिस्टम में। कैपिटलिस्ट में क्या था कि जो जिसके पास जितना खरीदने का पावर है, जिसके पास जितना पैसा है, वो डिसाइड करेगा कि क्या प्रोडक्शन होगा। सोशलिज्म में क्या है कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या प्रोडक्शन होगा, क्या बनेगा लोगों के लिए। अब तीसरा आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट अपने पास रख लेती है। फॉर एग्जांपल रेलवे, गवर्नमेंट, चूँकि रेलवे जो है वो बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं, उसमें मेनली गरीब लोग ट्रैवल करते हैं, इसलिए रेलवे जो है वो गवर्नमेंट के पास रहता है। और आप देखोगे कि रेलवे का किराया बहुत कम रहता है, ठीक है? उसी प्रकार एयरपोर्ट जो है वो, एयरपोर्ट में देखो आप, मेनली अमीर लोग जाते हैं, तो एयरपोर्ट किसके पास है? प्राइवेट के पास है, प्राइवेट सेक्टर के पास है। तो एयरपोर्ट जो है वो प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट करता है। तो इस प्रकार से मिक्स्ड इकोनॉमी में कुछ कुछ सेक्टर जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दिया जाता है और कुछ कुछ चीज़ें जो है गवर्नमेंट अपने पास रख लेती है, जिसका प्रोडक्शन गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के तरीके से होगा, और कुछ कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन जो है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम के तरीके से होगा। तो मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो दोनों चीज़ है, इसमें कैपिटलिस्ट सिस्टम का भी टिंट आता है और आपका मिक्स्ड सोशलिस्ट सिस्टम का भी टिंट आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार का जो इकोनॉमी बनता है इसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है? अब तो जान गए आप लोग सोशलिस्ट सिस्टम क्या होता है। तो इस प्रकार का जो सोशलिस्ट सिस्टम था वो नेहरू जी को वो पसंद आया। अब ये जो सोशलिस्ट सिस्टम था वो सोवियत यूनियन के टाइप का नहीं। सोवियत यूनियन में क्या था ना, सोवियत यूनियन में अगर मान लो आप 100 एकड़ का ज़मीन है और अगर 10 लोग हैं, चाहे जो जिसके पास बच्चा है, जो भी है, फैमिलीज़ है, तो सोवियत यूनियन के हिसाब से सबको बांट के दे दो, ये लोगों के पास रहेगा, ठीक है? हर चीज़ का कंट्रोल लोगों के पास रहेगा। तो इस प्रकार का भी सिस्टम नहीं है, यहाँ पर गवर्नमेंट कंट्रोल रहता था और नेहरू जी को ये पसंद ज़्यादा आया। तो नेहरू जी के हिसाब से जो इकोनॉमिक सिस्टम बना वो था एक सोशलिस्ट सोसाइटी, हम लोग जान गए क्या होता है। लेकिन उसमें उसमें प्राइवेट सेक्टर भी आएगा और डेमोक्रेसी भी आएगा, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी भी उसमें हो सकता है। फुल्ली सोशलिस्ट सोसाइटी नहीं था, ठीक है? जो गवर्नमेंट है वो मेनली पब्लिक सेक्टर को देखेगी और जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी उसमें आएगा। तो एक तरह से आप देख सकते हो कि ये मिक्स्ड इकोनॉमी टाइप का था थोड़ा बहुत, ठीक है? अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, जिसको बोलते हैं आईपीआर, वो लाती है 1948 में। और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में शायद आपको पता ही होगा कि 35 से 51 के बीच में, आर्टिकल 35 से आर्टिकल 51 के बीच में डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो आता है वो उसको मद्देनज़र रखते हुए इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 में आता है। और 1950 में बनता है हमारा प्लानिंग कमीशन। तो अब प्लान क्या होता है, ठीक है? देखो, एक तो प्लान होता है जो आप स्टडी के लिए करते हो कि ठीक है भाई, आज हम इतना घंटा स्टडी करेंगे, आज तो दिन भर में हम 10 घंटा कर लेंगे स्टडी, ठीक है? वो एक प्लान होता है। तो उसी प्रकार का एक इकोनॉमिक प्लान भी होता है। तो इकोनॉमिक प्लान में क्या होता है कि जो जो जिनके पास बहुत ज़्यादा देखते से कह सकते हो इकोनॉमिक नॉलेज होता है, वो लोग क्या करते हैं, बैठते हैं आपस में। और भारत में, मतलब नेशन में, यहाँ पे इंडिया को लेते हैं, ठीक है? इंडिया में जितने भी रिसोर्सेज हैं उसके बारे में ये डिसाइड किया जाता है कि हम लोग कैसे उस रिसोर्स को यूटिलाइज करेंगे, उन चीज़ों को कैसे खर्च करेंगे। अब इंडिया में जो है वो प्लान मेनली 5 साल का होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं 5 ईयर प्लान, ठीक है? ये सोवियत यूनियन से हम लोग उधार ले लिए, यानी कि ये सोवियत यूनियन को देख करके हम लोग ले लिए, अपने इंडिया में इसको लागू किए, ठीक है? लागू करना शुरू कर दिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेनली 5 ईयर प्लान।
तो ये जो 5 साल का प्लान है, इसके अलावा भी एक तरह का प्लान होता है। वो प्लान क्या करता है, हम लोग देखते हैं कि 20 साल की अवधि में, यानी कि आने वाले 20 ईयर्स में हम लोग क्या अचीव करने वाले हैं। इस लॉन्ग टर्म प्लान को हम लोग बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्लान। ठीक है, तो ये जो 5 ईयर प्लान का होता है वो तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ जो 20 साल वाला जो हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं उस 20 साल में, उसको बोलते हैं हम लोग पर्सपेक्टिव प्लान। ठीक है, तो अब तो नॉर्मल बात है, जब आप अपना स्टडी टेबल पे बनाते होगे तो ऐसा तो नहीं है कि सारे सब्जेक्ट को बराबर बराबर मिलता होगा, किसी को कुछ ज़्यादा किसी को कुछ कम मिलता होगा। उसी प्रकार से ये जो प्लान बनता है वहाँ पे कुछ कुछ सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है, कुछ कुछ सेक्टर को कम इंपॉर्टेंस मिलता है। और ये भी गारंटी नहीं है कि जो प्लान है उसको हम लोग अचीव कर ही लेंगे। बस एक प्लान बनता है, ये भी गारंटी नहीं है जैसे कि आप 10 घंटा बोले कि हमको पढ़ना है, 10 आवर्स पर डे पढ़ना है, तो गारंटी है कि आप नहीं पढ़ सकते हो। तो उसी प्रकार से इंडिया में भी जो प्लान बनता है वो गारंटीड नहीं है कि सारे प्लान जो है वो हमारे सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। बस प्लान से हम लोग को ये समझ में आता है कि मेनली फोकस जो है वो कहाँ रहने वाला है इकोनॉमी में। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग प्लान्स के बारे में। जान गए क्या होता है 5 ईयर प्लान, क्या होता है पर्सपेक्टिव प्लान। अब हम लोग जानते हैं कि मेनली 5 ईयर प्लान का क्या क्या गोल होता है। तो पहला गोल होता है ग्रोथ, दूसरा गोल होता है आपका मॉडर्नाइजेशन, तीसरा होता है सेल्फ रिलायंस, चौथा इक्विटी। ठीक है, इन सब के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो चार चीज़ हम लोग के बारे में बात की, जैसे कि ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी, इन्हीं चार पैरामीटर्स पे मेनली 5 ईयर प्लान बनाया जाता है। अब ग्रोथ के बारे में बात अगर करें हम लोग, तो जैसे मान लेते हैं कि 1950 में जो भारत का प्रोडक्शन था, ठीक है, वो मान लेते हैं कि 100 kg था। ठीक है, 100 kg क्या, तो सब कुछ 100 kg था, यहाँ तक कि गोल्ड का प्रोडक्शन भी 100 किलो था, लोहा का प्रोडक्शन भी 100 किलो था। तो प्लान इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में, यानी कि 1955 में हमारा जो प्रोडक्शन है वो 100 kg से बढ़ करके 120 kg तक बन जाए। ठीक है, अब जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, भारत का जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बेहतर होगा। अब ये जो सिस्टम है ग्रोथ का, वो मेनली ये नहीं कि हर एक चीज़ एक ही रफ्तार से बढ़े। ठीक है, अब मेजर क्या करना है कि कुछ भी एक सेक्टर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करना है, यानी कि रोड, रेलवेज़, हाईवेज़, ठीक है, ये सब बेहतर करना है, या फिर बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ये सब हमको लोग को बेहतर करना है, तो इस प्रकार से ग्रोथ जो है वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर हम लोग को मेंटेन करके रखना है तो। और ये मेनली कहाँ से देखा जाता है, जीडीपी से। किससे देखा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, तो देखो भारत एक देश है, ठीक है, या फिर यहाँ पर जो एग्जांपल दिया है उसी से देखते हैं। मान लेते हैं कि एक केक है, ये आज इतना बड़ा था। ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक केक है और ये आज इतना बड़ा था, कल इसको इतना बड़ा होना है, परसों ये इतना बड़ा हो जाएगा, यानी कि 5 ईयर के बाद ये इतना बड़ा, फिर 5 ईयर के बाद इतना बड़ा। तो ये जो बढ़ रहा है ना, इसको हम लोग बोलेंगे इंक्रीज इन जीडीपी। तो इसी प्रकार से ग्रोथ भी देखा जाना चाहिए। ठीक है, अब ग्रोथ मेनली क्या होगा, जैसे ही प्रोडक्शन में ग्रोथ होगा, भारत का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बेहतर होगा, तो भारत का पर कैपिटा इनकम भी बेहतर होते जाएगा। अब जीडीपी क्या होता है, तो भारत के अंदर, यानी कि इंडिया के अंदर जो भी चीज़ें प्रोडक्शन हो रहा है उसका मार्केट वैल्यू पे क्या वैल्यू बनता है। ठीक है, जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है उसका मार्केट वैल्यू में क्या वैल्यू बनता है, उसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं। और वो कितना परसेंट से बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर सब कुछ जो गुड्स और जो सर्विसेज यानी कि जो हमारी सुविधा के लिए बनाया गया हो, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, फ़ोन जो अभी आप देख रहे हो, यूट्यूब वगैरह, ये सब सर्विसेज में आता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आज, यानी कि 2023 में, अगर भारत का जो गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल वैल्यू है वो 100 रुपीज़ है। ठीक है, और ये 2024 में बढ़ के 102 रुपया हो जाता है। तो भारत का जीडीपी कितना स्पीड से बढ़ा, 2% के स्पीड से बढ़ा। इसी प्रकार से, ठीक है। अब अगर सर्विस सेक्टर के बारे में बात हुआ तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सर्विस सेक्टर तो आप जानते ही हो कि जो हमारे हमको सर्विस देता है, फॉर एग्जांपल मोबाइल हो गया, ट्रांसपोर्ट वगैरह, ठीक है, बैंकिंग वगैरह। तो इंडिया में, जैसे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ये भी बताया था कि जब भारत आज़ाद हुआ ना, तो उस टाइम पे लगभग 70% लोग एग्रीकल्चर में थे। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे भारत का इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ख़राब था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, भारत का जो इकोनॉमी वो बेहतर होते गया, होते गया, होते गया।
अब जो है वो लगभग लगभग सर्विस सेक्टर में लगभग 40-50% लोग काम करना शुरू कर दिए। इनफैक्ट 30-40% लोग सर्विस सेक्टर में काम करना शुरू कर दिए। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये डेवलपमेंट दिखाता है कि लोगों जो भारत का जो इकोनॉमी है वो डेवलप हो रहा है, वो बेहतर हो रहा है, ठीक है, जीडीपी इंक्रीज़ हो रहा है, वो हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बेहतर हो रहा है, इसलिए हम लोग सर्विसेज का डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए सर्विस सेक्टर जो है वो ग्रोथ हो रहा है और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग हैं वो कम होते जा रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा जो क्राइटेरिया होता है वो होता है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन जैसे हम लोग मॉडर्न बनते जाएंगे वैसे ही हमारा जो प्रोडक्शन है वो बेहतर होते जाएगा, हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बढ़िया होते जाएगा। मान लेते हैं एक फार्मर है, 1900 का फार्मर है, ठीक है, वो अपने खेत से मान लेते हैं 10 kg अनाज उगाता है। आज के डेट में 2023 में ये 30 किलो या 50 किलो अनाज उगा रहा है। क्यों उगा रहा है? क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी बेहतर हो गया, हमारे पास अब HYB सीड्स आ गए, ठीक है, जो हमारा सीड्स है वो हाई यील्डिंग सीड्स है, वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। आपका ट्रांसपोर्ट आ गया, अब देखते हो आप महिंद्रा का ट्रैक्टर से खेत में चलता है, ठीक है, खेत में चलता है, उसके बाद ड्रोन्स आ गया, तो इससे टेक्नोलॉजी बेहतर हो गया, इसलिए जो प्रोडक्शन है वो बेहतर हो गया। तो नया नया टेक्नोलॉजी हम लोग जैसे ऐसे करेंगे तो उसको बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। आप कभी यूट्यूब पर या कभी आप सर्च मारोगे ना अमेरिका या इज़राइल या यूरोप का कोई भी देश, वहाँ का जो एग्रीकल्चर करने का जो तरीका है वो इंडिया के एग्रीकल्चर करने के तरीके से बहुत अलग है। क्यों? क्योंकि इस रीजन में यानी कि अमेरिका यूरोप के रीजन में डेवलपमेंट ज़्यादा है, वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ है वो बहुत बेहतर है, इसलिए भारत में उस प्रकार का टेक्नोलॉजी नहीं आया है, इसलिए यहाँ का प्रोडक्शन उतना बेहतर नहीं हुआ है, ठीक है। और अब आप देखो अगर भारत में भी अब क्या हो रहा है, बैंकिंग में, फैक्ट्रीज़ में, स्कूल्स में, यहाँ पर जो वुमेन्स है वो ज़्यादा वो जो है वो काम कर रही है, ठीक है, और ज़्यादा परसेंटेज में काम कर रही है, इसलिए भारत एक तरह से कह सकते हो आप डेवलपिंग सोसाइटी है, क्योंकि यहाँ पर आप मॉडर्न होने का एक तरह से स्टार्ट हो चुका है इंडिया में भी। तो आप वो दिन दूर नहीं, आई थिंक 10-20 ईयर्स के बाद, 20 साल के बाद देखोगे आप भारत और ज़्यादा मॉडर्न हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा जो इसका स्तंभ है, यानी कि तीसरा पिलर, वो होता है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मतलब जो भारत खुद से मेन मेन चीज़ें जो है वो प्रोडक्शन कर सके, ठीक है। अब इसका क्यों काम आ गया? फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इंडिया, मान लेते हैं कि आजकल तो वही चल ही रहा है, इंडिया जो है वो आर्म्स एक्सपोर्ट करता है, यानी कि इम्पॉर्टेंट जो वेपन्स है, जो जैसे कि रफाइल जेट हो गया या अंटसंट जितना भी इम्पोर्टेंट वेपन्स है वो मेनली इम्पोर्ट करता है। चूँकि इम्पोर्ट करता है तो भारत को पैसा देना पड़ता है, ठीक है, और भारत में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट नहीं होता है। लेकिन जब भारत में ही ये सब चीज़ें बनना शुरू हो जाएगा, प्रोडक्शन होना लगेगा, तो क्या होगा, भारत को पैसा देना भी नहीं पड़ेगा और भारत में जो है प्रोडक्शन बढ़ने के कारण यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लगेगा। तो इसलिए सेल्फ रिलायंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी देश को। कि मान लो आप एक इंसान हो और आप एक देश हो, मान लेते हैं, ठीक है, तो आप उधार ले करके या फिर वहाँ दूसरे से चीज़ खरीद के आप कितना चलोगे, है ना, इससे आपको नुकसान हो सकता है क्योंकि आपको पैसा देना पड़ेगा। उसी प्रकार से इंडिया में भी जो आपका सेल्फ रिलायंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपको एग्जांपल देते हैं, 1950s के आसपास में भारत में शॉर्टेज हो गया था फूड के कारण, ठीक है, भारत में फूड का शॉर्टेज हो गया था, तो भारत को क्या करना पड़ा था, अमेरिका वगैरह से फूड मांगना पड़ा था, इनफैक्ट इंपोर्ट करना पड़ा था। फिर 1960s के आसपास में HYB सीड्स का अप्लाई किया जाने लगा, यानी कि HYB सीड्स से खेती होने लगा, तो भारत में फूड का प्रोडक्शन बढ़ गया। आज के डेट में आप देखो भारत सिर्फ अपने फूड को लोगों तक पहुंचाता ही नहीं बल्कि भारत फूड को एक्सपोर्ट भी करता है। इस तरह से भारत का इकोनॉमी भी बेहतर होते गया और भारत का एक तरह से छवि भी बेहतर हुआ। इसी प्रकार से अब समय आ गया है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है, जो इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज जैसे कि वेपन्स हो गया, आप रफाइल जेट ले लो, ये सब चीज़ें अभी भारत में बननी चाहिए। और अगर ये सब बनना स्टार्ट हो गया, इनफैक्ट स्टार्ट हो ही चुका है, लार्ज स्केल में स्टार्ट हो गया, जैसे रसिया सेल करता है, जैसे अमेरिका सेल करता है, इस प्रकार का अगर भारत में प्रोडक्शन शुरू हो गया तो वो दिन दूर नहीं कि भारत सच में विश्व गुरु बन जाएगा, ठीक है। तो ये तीसरा स्तंभ था। अब चौथा स्तंभ हो गया इक्विटी।
इक्विटी का यानी मतलब क्या होता है कि जितने भी लोग हैं भारत में उनको लगभग जितना हो सके उतना बराबरी से मतलब रिसोर्सेस मिलना चाहिए। अब ये बात तो हो नहीं सकता है कि हर लोग को 100-100 रुपया सबको मिल जाए, चाहे वो भीख मांगता हो चाहे वो कोठी में रहता हो, ऐसा तो गारंटी है नहीं। लेकिन एक तरह से आप मान लो कि लोगों को एक फूड मिल सके, वो रह सके, उनको एजुकेशन मिल सके, उनका हेल्थ केयर सही हो सके, मतलब कि हर नुक जैसे आप स्लम एरिया में वहाँ पे एक हॉस्पिटल बना दो, ठीक है, वहाँ पे एक स्कूल बना दो, तो इससे क्या होगा उन लोगों को एक डिसेंट हाउस मिल सकता है, एक उचित रहने का जगह मिल सकता है, एजुकेशन मिल सकता है, वो बेहतर कर सकते हैं अपने जीवन में। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ों को ध्यान में रख कर ही मेनली प्लान बनाया जाता है। तो अब एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एग्रीकल्चर के बारे में बैकग्राउंड तो मिल गया, 1950 में इंपोर्ट करते थे, फिर अमेरिका और वगैरह वगैरह। लेकिन एग्रीकल्चर में भारत में इतना जो प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हुआ वो हुआ कैसे? तो इसका मेन इम्पॉर्टेंट कारण था एचवाईवी। उसके बाद होता है लैंड रिफॉर्म्स। एचवाईवी यानी कि हाई वेल्डिंग वेराइटीज़, ये सीड्स जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। मान लेते हैं कि किसी भी जगह पर नॉर्मल सीड से 10 किलो अगर प्रोडक्शन होता था, तो हाई वेल्डिंग सीड्स से ये प्रोडक्शन बढ़ करके 12 किलो हो गया, 13 किलो हो गया, ठीक है, इस प्रकार से। अब उसके बाद आता है दूसरा जो रिफॉर्म किया गया वो था लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म अब क्या हुआ देखो, भारत जब आज़ाद हुआ उस टाइम पे ज़मींदारी सिस्टम था, जागीरदारी सिस्टम था, महलवारी सिस्टम था। अब ये जो सिस्टम था, इसमें इसमें जो मालिक थे वो मेनली क्या था, कौन थे, वे वो मालिक थे ज़मींदार, ठीक है। अब ज़मींदार मालिक थे, अब टीलर्स यानी कि जो उनके खेत में काम करते थे उनका वो ज़मीन नहीं होगा। अब आप मान लो कि आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हो, तो आप वहाँ जा कर के जो आपको सैलरी मिलेगा उतना ही ना आप काम करोगे, थोड़ी उसमें जा कर के कुछ इनोवेशन करोगे कि ये वो कर दो, ठीक है, वो तो आपका काम नहीं है, बस आप जितना आपको बोला गया आप उतना करोगे। तो इसलिए टीलर्स जो था वो उसमें कोई इनोवेशन नहीं करना चाहता था, वो उसको इम्प्रूवमेंट नहीं करना चाहता था, ठीक है। तो इसलिए ज़मींदार जो है वो ज़मींदार मेनली रिस्पॉन्सिबल था इसको इम्प्रूव करने के लिए, मतलब कि जो लैंड है, जो खेत है, उसको इम्प्रूव करने के लिए। अब ज़मींदार को क्या मतलब है, वो तो अपना आएगा पैसा लेगा और चला जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इम्प्रूवमेंट जो है वो फार्म में नहीं हो रहा था। तो मैंने जैसे आपको बताया कि यूएसए से फिर इंपोर्ट वगैरह वो कहानी तो हो चुका है। तो इस कारण से जो गवर्नमेंट है वो सोचे कि क्यों ना लैंड सीलिंग किया जाए, यानी कि जो ज़मींदार के पास, मान लेते हैं कि ज़मींदार के पास 100 एकड़ लैंड था, ठीक है, और उसमें 100 टीलर्स थे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बोला गया कि ज़मींदार का जो लैंड है वो तो उनका है नहीं, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया टीलर्स के बीच में, ठीक है, जो उनके खेत में काम करते थे उनके बीच में ये स्टार्ट कर दिया गया डिस्ट्रीब्यूट करना। उसके बाद एक आया लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग ये था कि एक अपर लिमिट है कि एक आदमी इतना ही लैंड जो है वो अपने अंदर रह सकता है। फॉर एग्जांपल, एक ज़मींदार जो पहले 100 हेक्टेयर 100 एकड़ लैंड रखता था, अब गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया कि वो जो ज़मींदार है वो मात्र 10 एकड़ लैंड ही रख सकता है अपने पास, और 90 एकड़ लैंड जो है वो सरप्लस हो गया। अब वो क्या करेगा, तो वो जो है वो बेच देगा। अब बेचेगा तो खरीदेगा कौन, जो उनके खेत में काम कर रहा था, ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो है वो एक तरह से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया गया। और ये जो लैंड सीलिंग जो था वो मेनली क्यों लगाया गया, ताकि जो ज़मींदार के पास, में मान लेते हैं 10 ज़मींदार है और 1000 जो है उनके जगह पे काम करने वाले टीलर्स हैं, तो ये जो 10 आदमी के पास चीज़ें हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करके टीलर्स के पास जो है वो उसको भेजा जाए। तो जैसे ही इंटरमीडियरीज यानी कि ज़मींदार को बंद किया गया, तो लगभग 200 लाख काम करने वाले लोगों को फ़ायदा मिला, ठीक है। जो 200 लाख लोग जो थे, मतलब टीनेंट्स जो थे, उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला, और इस प्रकार से जो है वो लैंड सेलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हुआ। अब ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा छोटा मतलब जो एक तरह से इकोनॉमिक स्टेटस वाला जो लोग होते हैं और जो बड़े इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग होते हैं, उनमें तो टसल चलते रहता है। तो इस प्रकार से टीनेंट्स जो है वो उनको ज़मीन नहीं लेने दिया गया। कहीं कहीं पर उनका जो ज़मीन था, उन वो जो क्लेम कर रहे थे, मतलब जो काम करने वाले कल्टिवेटर्स थे, वो क्लेम करते थे कि ये ज़मीन मेरा है, तो जो लैंडलॉर्ड्स थे यानी कि जो ज़मींदार थे वो उनको ज़बरदस्ती वहाँ से भगा रहे थे। तो इस प्रकार से काम हुआ। फिर जो ज़मींदार थे, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे, वो क्या किए, वो जा कर के कोर्ट में इसको केस कर दिए इस चीज़ पर। तो इसलिए लैंड सीलिंग जो है वो लागू होने में उसमें थोड़ा बहुत
जो है वो दिक्कत आया। और इनफैक्ट कहीं कहीं पर तो बहुत ज़्यादा वो लैंड सेलिंग जो गवर्नमेंट लागू की थी वो जो है उस पर अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका। ठीक है, लेकिन केरला और वेस्ट बंगाल में ये बहुत ज़्यादा एक तरह से सक्सेस रहा। ठीक है, और सक्सेस रहा केरला और वेस्ट बंगाल में। ठीक है, लेकिन बिहार वाले रीजन में, यूपी वाले रीजन में यहाँ पर उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर आता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन में मेनली क्या होता है, HYV सीड्स आता है। ठीक है, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आता है। ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के साथ में आता है फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, और ये सब देने के बाद जो, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 किलो का एक, मान लेते हैं खेत में 10 किलो अनाज हो रहा है, तो HYV सीड्स देने के बाद ये 12 से 13 किलो हो गया। ठीक है, अनाज का प्रोडक्शन। तो इस प्रकार से अनाज का प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। स्टार्टिंग में पंजाब के एरिया में, ठीक है, आंध्र प्रदेश के एरिया में, तमिलनाडु के एरिया में इसको टेस्टिंग के लिए लगाया गया। फिर वहाँ पर दिखाया कि वहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बूम कर गया। मतलब वहाँ पे प्रोडक्शन जो है HYV सीड्स से वो बहुत ज़्यादा बेहतर होने लगा। इसलिए आज भी देखो आप पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी वाले एरिया में वीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि HYV सीड्स जब स्टार्ट हुआ था तो वीट का प्रोडक्शन से ही स्टार्ट हुआ था। तो इसको बोलते हैं हम लोग भारत में जो ग्रीन टेक्नोलॉजी। अब ये ग्रीन टेक्नोलॉजी आने के बाद क्या हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजी आने के बाद क्या हुआ, भारत का जो फूड प्रोडक्शन है वो बहुत बेहतर हो गया। और इनफैक्ट अब तो हम लोग इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। और इतना ज़्यादा हो गया कि मार्केट सरप्लस आने लगा। यानी कि जितना मार्केट में डिमांड है, जितने लोगों को खाने के लिए चाहिए, मान लेते हैं कि आज भारत में 140 करोड़ लोग हैं। ठीक है, इनको खाने के लिए मान लेते हैं 140 करोड़ किलो गेहूँ चाहिए, लेकिन प्रोडक्शन हो रहा है 200 करोड़ किलो का। तो ये क्या होगा, ये जो 60 किलो है ये हम लोग एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग एक्सपोर्ट भी करने लगे। आज के डेट का बात बता रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट जो है वो जो मार्केट सरप्लस था यानी कि 60 किलो था, ये एक्सपोर्ट भी किया जाने लगा। और कुछ कुछ गवर्नमेंट अपने पास भी रखने लगी। किसके द्वारा? बफर स्टॉक में। यानी कि FAI जो फूड है, वो भारत में जो फूड कॉरपोरेशन है वो क्या करने लगा, ये सामान को, ये जो अनाज होता था इसको खरीद करके अपने पास रखता था। क्यों रखता था? ताकि जो लोग हैं वो बाद में इसको, जो गरीब लोग हैं उनमें ये डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। ठीक है, ताकि वो खाना कम से कम वो खाना जो है वो बेसिक नेसेसिटी जो है वो इनको मिल सके। ठीक है, इस प्रकार से ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे में हम लोग भारत में हुआ HYV सीड के आने के कारण। हालांकि HYV सीड आने के कारण ये भी हुआ कि जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको अपना सके, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी था, उनके पास बड़े बड़े ज़मीन थी, उनके पास पैसा था। लेकिन छोटे जो फार्मर्स थे वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको अपना नहीं सके स्टार्टिंग में, शुरू शुरू में। लेकिन अब देखते हैं छोटे फार्मर्स भी इनको अपना रहे हैं, और इस कारण से उनका भी इकोनॉमिक जो सिचुएशन था वो बेहतर होने लगा। ठीक है, अब बात उठता है कि जो छोटे फार्मर्स हैं वो इनपुट जो मतलब लगता है, ऐसा टेक्नोलॉजी जो लगता है, वो उनके पास तो पैसा उतना था नहीं। लेकिन ये कैसे हुआ? तो इनमें मेनली जो है सब्सिडीज़ दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। अब सब्सिडी में क्या होता था कि जैसे मान लेते हैं कि गवर्नमेंट कोई चीज़ इंपोर्ट कर रही है, मेनली फर्टिलाइज़र जो इंपोर्ट कर रही है वो 100 रुपया किलो इंपोर्ट करती है। ठीक है, भारत को 100 रुपया देना पड़ता है 1 किलो फर्टिलाइज़र के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस पे मान लेते हैं 50% सब्सिडी लगा दी। तो अब इसका मार्केट में दाम कितना हो गया, 50 रुपया। अब जो लोग यानी कि छोटे फार्मर जो इसको खरीदेंगे वो 50 रुपये में खरीदेंगे। लॉस किसको हुआ? गवर्नमेंट को। कितना लॉस हुआ? 50 रुपया लॉस। अब ये कहाँ से भरेगा गवर्नमेंट वो 50 रुपया लॉस? टैक्स से, हम लोगों से भरेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से सब्सिडीज़ मिलता है। यानी कि कोई भी चीज़ जो आता है मेनली इंपोर्ट किया जाता है या जो गवर्नमेंट के पास होता है, उसका जो भी प्राइस है उसको चूँकि कम कर दिया जाता है प्राइस, ताकि जो फार्मर्स है उनको बेनिफिट हो सके, फार्मर्स जो है वो अपने खेत में उसको यूज़ करके प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, इस प्रकार से तो मेनली ये फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़ होता है। अब मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया। क्या आपको पता है कि फर्टिलाइज़र सब्सिडी भारत में करोड़ों रुपया में आता है? मतलब कि जो गवर्नमेंट है उसको करोड़ों रुपया देना पड़ता है फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़ देने के लिए। ठीक है, लेकिन इससे फ़ायदा भी होता है। किसको मेनली फ़ायदा होता है? जो छोटे फार्मर्स हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, ताकि उनका जो प्रोडक्शन है वो बेहतर हो सके। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि सब्सिडीज़ जो गवर्नमेंट देती है, ठीक है, देखो आप, मैंने आपको पॉजिटिव बताता हूँ, नेगेटिव बताता हूँ। ठीक है, जो गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है उससे गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ता है, लॉस होता है, लेकिन छोटे फार्मर्स को फ़ायदा मिलता है। अब ऐसे ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सब्सिडीज़ जो गवर्नमेंट देती है क्या वो सही है, क्या वो कंटिन्यू किया जाना चाहिए या वो नहीं कंटिन्यू किया जाना चाहिए। ठीक है,
अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो भारत में जैसे जैसे भारत डेवलप करना शुरू किया, यानी कि 1950 से लेकर के 1990 तक जब भारत आया, तो उस टाइम पे जो भारत में सर्विस सेक्टर था वो बेहतर हुआ। उसका जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था, यानी कि अगर मान लो पहले भारत 100 रुपया का प्रोडक्शन करता था उस टाइम पे, 1950 का बता रहे हैं, ठीक है, और ये 1990 का है, तो उस टाइम पे जो भारत में 50 रुपया एग्रीकल्चर का था, 30 रुपया इंडस्ट्रीज़ का था, 20 रुपया सर्विस सेक्टर का था। लेकिन 1990 में यही क्या हो गया, 50 रुपया सर्विस सेक्टर का हो गया, 30 रुपया एग्रीकल्चर का हो गया और 20 रुपया इंडस्ट्रीज़ का हो गया, मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग वहाँ पे काम करते थे वो बहुत ज़्यादा नहीं घटा, यानी कि 1950 में लगभग 67.5% वहाँ पे काम करते थे और 1990 में ये 64.9% लोग वहाँ पे काम करते थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो लोग एग्रीकल्चर में काम करते थे वो सर्विस सेक्टर में काम नहीं कर सके या सर्विस सेक्टर उनको काम नहीं दे सका। तो जो इकोनॉमिस्ट है ये भारत के पॉलिसीज़ को एक फेल्योर मानते हैं 1950 से 1990 के बीच में, इस बेसिस पे कि भारत में जो लोग हैं वो सर्विस सेक्टर में ज़्यादा काम नहीं करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन हम लोग का है इंडस्ट्री और ट्रेड के बारे में। इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट मिलता है, एग्रीकल्चर में भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लेकिन इंडस्ट्री का जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एग्रीकल्चर से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो 12 महीने काम मिलता है और एग्रीकल्चर में 12 महीना काम नहीं मिलता है, ठीक है। और इंडस्ट्रीज से हम लोगों का मॉडर्नाइजेशन भी होता है, जिससे हमारा इकोनॉमी भी बेहतर होता है। जो दो इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ था वो आयरन और स्टील फर्म था, एक जमशेदपुर में और एक कलकत्ता में, ठीक है। फिर पब्लिक और प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन, जो सेक्टर प्राइवेट सेक्टर होता है इंडिया इंडस्ट्री में, उसका डेवलपमेंट के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। भारत जब इंडिपेंडेंट हुआ, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ, उस टाइम पे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं था, उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं था कि वो फटाफट इंडस्ट्रीज़ लगाना शुरू करे। इसलिए जो गवर्नमेंट है वो बोली कि ठीक है हमारे पास पैसा है, हम लगाते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है वो आगे बढ़ी और बोली कि हम लगाएंगे इंडस्ट्रीज़। तो फिर आता है 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, ठीक है। 1956 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन में इस बात के बेसिस पे सेकेंड 5 ईयर प्लान बनाया गया और इसमें इंडस्ट्रीज़ को 3 कैटेगरीज में रखा गया। पहला जो कैटेगरी था वो जो गवर्नमेंट्स को बनाएगी और गवर्नमेंट्स को चलाएगी। दूसरा कैटेगरी रखा गया जो प्राइवेट सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट के साथ मिल करके काम करेंगे, और तीसरा सेक्टर रखा गया जो प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपना इंडस्ट्रीज़ लगाओ और अपने तरीके से उसको चलाओ, ठीक है। तो ये 3 तरीके से रखा गया। अब जो तीसरा सेक्टर था वो था प्राइवेट सेक्टर वाला, यानी कि प्राइवेट सेक्टर आओ अपना इंडस्ट्री लगाओ और अपना चलाओ, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का भी हस्तक्षेप था, यानी गवर्नमेंट में फिर से उंगली कर रही थी। क्या उंगली कर रही थी? सिस्टम ऑफ लाइसेंस, यानी कि लाइसेंस मिलेगा तब आप लगाना, ठीक है। जहाँ पे आपको लाइसेंस मिलेगा इंडस्ट्री लगाने का, आप वहीं पर लगाओगे। अब मान लो कि कोई इंडस्ट्री आया, मान लो आप ही इंडस्ट्री वाले हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, और आपको कुछ रीजन में दिख गया यहाँ पे कोयला बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं आपको यहाँ नहीं लगाना है, आपको यहाँ लगाना है इंडस्ट्री, तो आप लगाओगे? नहीं लगाओगे। ये क्यों किया गया? क्योंकि मेनली देखा गया गवर्नमेंट के द्वारा कि कुछ एरिया में लोगों को काम नहीं मिल रहा है, लोग जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे हैं, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए ये किया गया, ये रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए किया गया। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा फायदा देखने को नहीं मिला। अगर स्टार्टिंग में ही गवर्नमेंट ये नहीं करती, यानी कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग नहीं करती, तो शायद ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ भारत में लगता और भारत अभी और डेवलप हो सकता था, ठीक है। अब यहाँ तक कि कोई अगर इंडस्ट्री पहले से लगा हुआ है, उसको अपना एक और ब्रांच बनाना है या फिर उसको आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। और गवर्नमेंट मेनली लाइसेंस वहाँ देती थी जहाँ पर पहले से कोई इंडस्ट्री नहीं है, जहाँ पर पहले से ही बहुत ज़्यादा पिछड़ापन है, वहाँ पर उसको डेवलप करने के लिए, उस एरिया को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट मेनली लाइसेंस देती थी, ठीक है। अब कार्वे कमेटी के कारण 1955 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए यूज़ किया जाने लगा। मेनली वो एक तरह से रिपोर्ट बनाई जिसमें ये बताया गया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को अगर यूज़ करेंगे तो रूरल डेवलपमेंट हो सकता है। ये कार्वे कमेटी कब का था? 1955 का। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होता है, ये कितना छोटा होना चाहिए, तो ये मेनली दिखाया जाता है कि उसमें इन्वेस्टमेंट कितना हुआ। 1950 में एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को था जिसमें 5 लाख रुपया तक का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट किया जाता था,
और अभी प्रेजेंट के बारे में बात करें तो इसको अगर 1 करोड़ रुपया तक आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ही आएगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ये माना जाता है कि वो लेबर इंटेंसिव है, यानी कि वहाँ पर ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं और ज़्यादा लोग काम करेंगे तो लोगों का जीवन जो स्थिति है वो बेहतर हो सकेगा, ठीक है। लेकिन चूंकि छोटा छोटा जो इंडस्ट्रीज़ है वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से फाइट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो कुरकुरे, ठीक है, कुरकुरे तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, लेकिन उसी तरह का गांव में आप जब जाओगे तो छोटा छोटा आप देखोगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का। फॉर एग्जांपल छोटा भीम या फिर कुछ से कुछ, ठीक है। तो ये आप देखते हो कभी कि आप पूरा ऑल ओवर इंडिया में छोटा भीम बिक रहा है? नहीं बिक रहा है, क्योंकि ये जो है वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से मेनली कम्पीट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लोग उतना ज़्यादा तरीके से चल नहीं पाते हैं, उतना ज़्यादा ये छोटा इंडस्ट्री से बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज बहुत कम बनते हैं। बहुत रेयर होता है कि एक छोटा इंडस्ट्री बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये छोटे इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट प्रमोट करती है ताकि वहाँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर जाकर के काम कर सकें, ठीक है। अब ट्रेड पॉलिसी के बारे में बात करें तो ट्रेड पॉलिसी में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एक चीज़ आता है, ठीक है। अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल मान लो भारत में लोगों को चाहिए कार, ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास कार का इंडस्ट्री है नहीं, गवर्नमेंट को करना पड़ेगा इंपोर्ट। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी? नहीं, हम कार इंपोर्ट नहीं करेंगे। क्या करेंगे? हम चाहेंगे कि प्राइवेट प्लेयर जो है, जो प्राइवेट सेक्टर है, वो यहाँ आकर के कार का एक इंडस्ट्रीज लगाए और कार इंडस्ट्री लगाने के बाद यहाँ पर कार का प्रोडक्शन करे, या फिर जो पहले से ही कार का प्रोडक्शन करने वाला इंडस्ट्री है वही कार का प्रोडक्शन करे, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से क्यों किया गया ये काम? ताकि जो भारत का इंडस्ट्री है वो कंपटीशन के कारण ख़त्म ना हो जाए और भारत का जो इंडस्ट्रीज़ है वो कम से कम भारत में उसका मार्केट बना रहे, ठीक है। और भारत में जो है वो एक्सपोर्ट को भी ध्यान नहीं दिया, मतलब ध्यान जो है वो नहीं दिया गया कि हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे कार बना के, ऐसा भी कुछ कहानी नहीं था। मतलब भारत की जो गवर्नमेंट थी वो बोलती थी कि ठीक है आप प्रोडक्शन करो और भारत में ही बेचो, हम लोग एक्सपोर्ट भी नहीं करेंगे इंपोर्ट भी नहीं करेंगे। तो इसको मेनली बोला जाता है इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी। क्या बोलते हैं इसको? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। इससे ज़्यादा जो है डेवलपमेंट का आशा बहुत कम होता है। अब ये सब जो पॉलिसीज़ था इसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे क्या असर पड़ा? तो देखो जीडीपी, जो जीडीपी होता है उस पर हम लोग देखते हैं मेनली कि क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन था वो 1950-51 में था 13% और 1990 और 1991 में था 24.6%, ठीक है। ये जीडीपी में राइज तो है लेकिन बहुत ज़्यादा राइज नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। 6% एनुअल ग्रोथ रेट हुआ, यानी कि अगर आज 100 कार हो रहा है तो अगले दिन 106 कार का डेवलपमेंट, ठीक है। इस प्रकार से इंडस्ट्री को ले लो आप। और भारत में जो इंडस्ट्रीज़ है वो सिर्फ अब कॉटन टेक्सटाइल और जूट का नहीं था, बल्कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर आ गए, जैसे कि आपका कार का आ गया, फिर आप टाटा स्टील का हो गया, ठीक है। इस प्रकार के बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ भारत में बनने लगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है उसका प्रमोशन के कारण लोगों को जॉब मिलना शुरू हो गया, ठीक है। पब्लिक सेक्टर में कंट्रीब्यूशन हुआ। पब्लिक सेक्टर के मतलब यानी कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे इंडस्ट्रीज डेवलप करना शुरू कर दी। फॉर एग्जांपल भिलाई हो गया, ठीक है, भिलाई में जो इंडस्ट्रीज़ है, या फिर जमशेदपुर में जो इंडस्ट्री है, इस प्रकार से। हालांकि इन सब चीज़ों के बावजूद कुछ कुछ इकोनॉमिस्ट जो है वो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। ये बोलते हैं कि जो स्टार्टिंग में यानी कि 1950s के आसपास जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद से पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री का ज़रूरत था, लेकिन बहुत ज़्यादा जो 1990 तक हम लोग खींच दिए ना, मतलब 40 साल जो खींच दिए उसका ज़्यादा नहीं था ज़रूरत। और दूसरी बात है, जब गवर्नमेंट खुद से प्रोडक्शन करेगी तो इस तरह से मान लेते हैं कि अगर गवर्नमेंट टाटा स्टील को प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, स्टील का प्रोडक्शन गवर्नमेंट खुद कर रही है, तो सिर्फ गवर्नमेंट ही कर रही है, प्राइवेट प्लेयर उसमें नहीं आया। तो इस प्रकार से क्या होगा, गवर्नमेंट खुद फिक्स करेगी कि कितना रेट लेना है, क्या लेना है, कंपटीशन नहीं होगा, तो मोनोपोली हो गया, ठीक है। इस प्रकार से जो है वो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर सका। ये देखो आप, चूँकि कंपटीशन नहीं था इसलिए 1990s तक भारत में लोगों को टेलीफोन कनेक्शन तक नहीं मिला था। 1990s तक जो है वो भारत में टेलीफोन कनेक्शन नहीं मिला था, और जबकि आप अमेरिका में जाओ तो 1960 में ही टेलीफोन कनेक्शन लोगों को मिलना स्टार्ट हो गया था। तो इस प्रकार से कंपटीशन नहीं होने के कारण ये कारण आपको बताया जा सकता है। एक चीज़ और आप देखो कि मॉडर्न ब्रेड का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ एक ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, वो
प्राइवेट सेक्टर उसको ब्रेड को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता था। फिर 2001 में इस फर्म को प्राइवेट सेक्टर में बेच दिया गया, तब जाकर के प्राइवेट सेक्टर जो है वो ब्रेड का मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट किया। दैट्स मतलब क्या बोला जाए। तो इस प्रकार से ये जो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया गया, ठीक है। अब ये प्लांट डेवलपमेंट जो है इंडियन इकोनॉमी का, इसमें पॉइंट्स ये है कि 4 दशक के बाद यानी कि 1950 से लेकर के 1990 तक ये कोई नहीं बताया कि प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, पब्लिक सेक्टर क्या करेगा। फॉर एग्जांपल कुछ यहाँ पर आप देखो ब्रेड वाला में, ब्रेड तो नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देना चाहिए ना, लेकिन गवर्नमेंट भी उसमें कूद गई और मोनोपोली बना दी, ठीक है। इस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर क्या कर सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर क्या कर सकती है, ये कोई नहीं जानता था, ना वो जानते थे या ना फिर ये जानते थे। तो इसलिए दोनों एक दूसरे में घुसते थे, ठीक है। अभी तक देखा जाए तो नेशनल डिफेंस में अब तो खैर प्राइवेटाइजेशन आना शुरू हो गया, जो कि बहुत बेहतर चीज़ है। तो नेशनल डिफेंस में भी लगभग 74% जो है वो गवर्नमेंट का मोनोपोली चलता है, या फिर 51%, ठीक है, आई एम नॉट श्योर। बट अब इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में मेनली जो है देखो अब रेलवे में तो क्या है, मेनली रेलवे में गवर्नमेंट सेक्टर का मोनोपोली चल रहा है, ठीक है। इसलिए आप देखो प्राइस जो है वो बहुत कम है और सुविधा अब तो खैर बहुत बेहतर हो गया, लेकिन सुविधा बहुत ख़राब था। अब अगर यही प्राइवेट को दे देते तो क्या होता, सुविधा बहुत बेहतर बन जाता, प्राइस हाई होता लेकिन सुविधा बेहतर बन जाता, कंपटीशन बनता, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद आप देखो कि पब्लिक सेक्टर फर्म्स जो है उसमें लॉस हो रहा है। आप देखो रेलवेज़ का ही, रेलवे में कितना कम किराया है ना, तो इसलिए हो सकता है रेलवे लॉस में चल रहा हो। तो इस प्रकार से पब्लिक सेक्टर में लॉस भी होता है, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं कि प्राइवेट फर्म जो है हमेशा वो फ़ायदे में ही रहेगा। कभी कभी तो प्राइवेट फर्म्स जो है वो बैंकरप्ट हो जाता है और उसको अपना बेचना पड़ता है सब कुछ, ठीक है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर है उसमें ये अंतर है कि गवर्नमेंट सेक्टर अगर लॉस में जा रहा है तो भी उसको चलाया जाएगा। क्यों चलाया जाएगा, क्योंकि लोगों का वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, लोग वहाँ जॉब कर रहे हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर जैसे ही लॉस में गया उसको बंद कर देगा, ठीक है, ताकि उसके पास पैसा नहीं है, वो आप लोग वहाँ पे काम करो चाहे नहीं करो उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इस प्रकार से। अच्छा, उसके बाद जो लाइसेंसिंग था उस टाइम पे वो भी उसका काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ किया गया। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो लाइसेंस ले लेते थे, ठीक है, लेकिन छोटे मोटे जो इंडस्ट्रीज थे उसको लाइसेंस नहीं मिलता था जल्दी, और इस प्रकार से उसको बोला गया परमिट लाइसेंस राज, ठीक है। इसलिए जो छोटे मोटे इंडस्ट्रीज़ थे उसको बहुत अच्छा बेहतर बनाने के लिए जगह नहीं मिला, कैसे कह सकते हो आप, ठीक है। और बाहर विदेशी कंपटीशन को रोकने के कारण हमारा खुद का जो इंडस्ट्री है यानी कि देश का जो इंडस्ट्री है वो और बेहतर नहीं हो सका। अगर कंपटीशन मिलेगा तब ना आप बेहतर करोगे। अगर आप अकेले शेर हो कोई जंगल में तो आप तो सो ही रहोगे, हिरन जब भी आएगा मार लोगे। लेकिन अगर 50 शेर है तो आप कंपटीशन करोगे, ठीक है, आप बेहतर बनोगे। इसलिए जब भारत फॉरेन इम्पोर्ट बंद कर दिया तो भारत का फॉरेन कंपटीशन भी चला गया, ठीक है। और इसलिए मान लो अगर कोई कुछ भी प्रोडक्शन कर रहा है तो क्यों अपना, सही बात है, क्वालिटी अपना वो बेहतर करेगा जब उसको वहीं बेचना है और कोई आ भी नहीं रहा है, यानी कि यहाँ ना इम्पोर्ट हो रहा है ना एक्सपोर्ट हो रहा है। तो जो हम बनाएंगे वही आपको खरीदना पड़ेगा, तो आप हम वो जो है क्यों अपना क्वालिटी बेहतर करेगा, सेम सिचुएशन, ठीक है। उसके बाद एक और क्रिटिकल ये है कि इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि पब्लिक सेक्टर जो है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बल्कि नेशन में वेलफेयर के लिए, यानी कि जो लोगों का जॉब वगैरह जैसे मैंने आपको बताया उसके लिए वो बनाया जाता है। लेकिन ये इकोनॉमी का तो सिचुएशन, ये इकोनॉमी का तो पॉलिसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इस कारण से 1991 में आता है हमारा त्रिमूर्ति जिसका नाम है LPG, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसके बारे में हम लोग जानेंगे अगले चैप्टर में। इस चैप्टर में बस इतना ही, और लास्ट में हम लोग कंक्लूजन की यही कि भारत का स्थिति बहुत बेहतर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ बेहतर हुआ था 1950 से 1990 के बीच में, ठीक है। 1991 में प्राइवेटाइजेशन आने के कारण और भारत का स्थिति बेहतर होना स्टार्ट हो गया। अब आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दो कि प्लानिंग क्या होता है, प्लान क्या होता है, सोशलिस्ट सोसाइटी क्या होती है, ठीक है। फिर आप आंसर करना कि ट्रेड पॉलिसी के कारण कैसे हमारा इंडस्ट्रीज डेवलप हुआ, एग्रीकल्चर कैसे डेवलप हुआ। फिर आप बताना कि जो 4 स्तंभ है यानी कि 4 पिलर्स है किसी भी प्लान का वो क्या क्या होता है। एंड एक बात और आप लोग ये चीज़ जरूर पढ़ लेना, ये महालनोबिस और फिर सर्विस सेक्टर, ये बॉक्स में जितने भी चीज़ें हैं वो सारी पढ़ लेना। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू वेरी मच।